सभी को नमस्ते। मैं कुसुम पुरोहित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पद्य खंड का पाठ 6, इसका भाग 2, फसल। फसल का नाम सुनते ही हमारे सामने लहलहाते खेतों का चित्र साकार हो उठता है, मगर हम इस बात पर विचार नहीं करते कि इस फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। इसका यथार्थपूर्ण चित्रण कवि ने अपनी फसल कविता में किया है। प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक सहयोग और समन्वय के द्वारा ही नव सृजन संभव है। यह संदेश भी कवि ने अपनी इस कविता में दिया है। आम बोलचाल की साधारण भाषा और उसका प्रवाह कविता को प्रभावशाली बनाने में सफल हुए हैं। तो कवि नागार्जुन कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। अब कोटि कोटि यानी करोड़ों, स्पर्श यानी छूना या संपर्क, गरिमा यानी गौरव। अब कवि कह रहे हैं कि फसल उगाने के लिए बीज, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की किरणों आदि की आवश्यकता होती है। यदि ये सभी तो प्राकृतिक तत्व हैं, इसके अतिरिक्त किसानों का अथक परिश्रम भी इसके लिए आवश्यक है। इसलिए कवि कहते हैं कि एक या दो व्यक्ति के हाथों की नहीं अपितु लाखों करोड़ों यानी असंख्य लोगों के हाथों के स्पर्श से फसल उगती और बढ़ती है, लहलहाती है। कवि कहते हैं कि किसान लाख यत्न से बीज मिट्टी में बो दे, किंतु उसमें पानी का छिड़काव ना हो तो बीज पन नहीं सकता। इसीलिए बीज के उगने में और फसल तैयार होने में पानी एक आवश्यक तत्व है। कवि ने यहाँ कहा है कि किसी एक या दो नदियों का पानी नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू इसमें होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अनगिनत नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ जाता है तो फिर वह बादल बनकर के धरती पर बरसता है और भीषण गर्मी से तपती धरती को, झुलसते पेड़ पौधों को, समग्र प्राणी जगत को यही पानी जो है वो नया जीवन देता है। इसलिए पानी जब बरसता है तो फसल लहलहाने लगती है। अब कभी मिट्टी के गुणधर्म की बात करते हैं कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कि अलग अलग मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है। सभी मिट्टियाँ एक समान नहीं होती, उनके रूप, गुण, वैशिष्ट्य सभी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार अलग अलग गुणधर्म वाली मिट्टी में अलग अलग प्रकार की पैदावार होती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि भाई लाल, काली, भूरी, पीली, चिकनी या रेतीली मिट्टी सभी अलग अलग तरह की मिट्टियाँ हैं और इनमें सभी में अलग अलग प्रकार की फसलें उगती हैं। जैसे काली मिट्टी में कपास की फसल उगती है ना, उसी प्रकार से तो अतः केवल एक ही नहीं अपितु अनेक प्रकार के तत्व मिलकर के फसल उगाने में सहायता करते हैं। अब इसमें लाख लाख, कोटि कोटि, हजार हजार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 9th में हमने पढ़ा था कि जब शब्दों की आवृत्ति होती है बार बार तो वहाँ पर क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब कवि कहते हैं, खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं अपने आप से कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब महिमा यानी महत्ता, रूपांतर यानी परिवर्तित रूप, बदला हुआ, सिमटा हुआ संकोच यानी सिमट कर मंद हो गया, थिरकन यानी नाच या गति। अब खेतों में लहलहाती फसल को देख करके कवि पूछते हैं कि आखिर यह फसल है क्या, और अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देते हुए कहते हैं कि फसल बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे कि नदियों के पानी का जादू, किसानों के हाथों की मेहनत की महिमा, विभिन्न प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की किरणें, वायु की मंद गति का प्रभाव। कहने का तात्पर्य यह है कि उपयुक्त इन सब चीज़ों का समुचित योगदान न होने पर फसल कभी भी पक्का तैयार नहीं हो सकती और विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए विभिन्न रूप के गुण वाली मिट्टी की आवश्यकता भी होती है। जैसे धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी, चाय के लिए पहाड़ी ढलान वाली मिट्टी जो होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये लाख यत्न करने से भी उपयुक्त मिट्टी में बीज बोने पर भी यदि उसको समुचित सिंचाई न की जाए तो बीज नहीं पनप सकेगा। अतः मिट्टी के साथ साथ नदियों के पानी और किसानों का अथक जो मेहनत है, किसानों की मेहनत जो है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो अब इसमें कवि ने कहा नदियों के पानी का जादू, तो इसका तात्पर्य क्या है कि किसी एक या दो नदियों का पानी नहीं है, बल्कि छोटी बड़ी ढेर सारी नदियों का पानी है जो कि भाप बनकर उड़ जाता है, बादल बनकर फिर प्यासी धरती पर बरसता है और समस्त प्राणी जगत और वनस्पति को नया जीवन दान देता है।
इसलिए कवि फसल के साथ पानी के जादू की भी बात करते हैं। कवि कहते हैं कि सूरज की धूप और प्रकाश में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और क्रमशः फलते फूलते हैं। पर्याप्त धूप से फसल पककर तैयार होती है। साथ ही साथ मंद मंद बहती हवा फसल को तैयार करने में सहायता पहुंचाती है, वरना तेज हवा के झोंकों से तो क्या होगा, फसल में नुकसान हो जाएगा, फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से सबके सम्मिलित योगदान से ही एक फसल पक कर के तैयार होती है। तो इसमें जो प्राकृतिक उपादान के साथ साथ फसल तैयार होने में मानव श्रम की भी आवश्यकता है, ये भी कवि बताना चाहते हैं। और नदियों के पानी का जादू, इसमें बहुत ही अद्भुत सौंदर्य इसका दिखाता है, इस तरह का वाक्य का प्रयोग करके। और सूरज रूपांतर है सूरज की किरणों का, यह कहकर कवि ने फसल को एक नया आयाम दिया है। फिर कवि की अनुपम कल्पना का फल है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस प्रकार के शब्दों से काव्य में एक अनूठापन आ गया है, एक पढ़ने में यूँ सौंदर्य सा आ गया है। जिस तरह से हमने अलंकार पढ़े थे ना, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार, कि काव्य में जब पढ़ने से उसमें कोई सौंदर्य आए, पढ़ने में हमें अच्छा लगे, तो वहाँ पर क्या होते हैं, अलंकारों का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर ये काव्य का सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य हमें लग रहा है यहाँ पर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कवि, इसका भावार्थ क्या होगा इस कविता का, कि कविता में फसल क्या है, इसके साथ ही इसको पैदा करने में किनके योगदान है उसे स्पष्ट किया। कवि कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी के पानी का नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का योगदान होता है। अर्थात जब ढेर सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बादल बरसते हैं जो कि फसल उपजाने में सहायक होते हैं, और किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में पानी के साथ असंख्य लोगों की मेहनत भी होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता है, उनका रूप गुण रंग समान नहीं होते, सबका योगदान फसल को तैयार करने में होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलित रूप होता है, तब जाकर के एक जो फसल है वह तैयार होती है। तो इस तरह से कवि ने